गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नाउन का ये लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक जिसको आप लोग केस के नाम से जानते हैं। केस का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है, तो एक एक चीज़ें करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और केस का चैप्टर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठें और उसको नोट करें और समझने की कोशिश करें कि डिफरेंस क्या होता है, केस कितने होते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसको कैसे स्टडी करना है, और अगर कौन सा केस है तो किस लिए उसको बनाया गया है, उसका यूज़ क्या है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ आएँ, बैठें और उसको लिखें, ठीक है। और एक क्लास शुरू होने से पहले सारे लोग वीडियो को जितना अधिक हो सके इसके लिंक को अपने ग्रुप में क्या करें, शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, केस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे केस पे कि केस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ CASE, केस। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ केस, केस क्या है, तो आप क्या बताओगे। तो केस जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो कारक, क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को आराम से करके डिफाइन कर रहा हूँ, उसको आराम से समझने की कोशिश करें। केस का मतलब होता है दोस्तों कारक, और कारक का मतलब क्या होता है, तो कारक का मतलब होता है, सीधे शब्दों में अगर ये कहें, इसका मतलब होता है संबंध। क्या होता है, इसका मतलब होता है संबंध, और इसका मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। संबंध और अधिकार। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे जब भी आपको डिफाइन करने की अगर बात कही जाए, और अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ केस, केस किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक होता क्या है, तो आप सीधा आंसर बताइए कि कारक का मतलब संबंध होता है, कारक का मतलब अधिकार होता है। यानी कारक का मतलब संबंध या अधिकार। और मैं आपको बता दूं, अगर हमको हमारा संबंध बताना है तो संबंध बताने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2, और अधिकार भी बताना है तो उसके लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 2। इसका मतलब है कि अगर हम अपना संबंध और अपना अधिकार अगर स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम अपना संबंध या अधिकार बताना चाहते हैं, इसके लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। 2 लोग होंगे तो ही संबंध और अधिकार को हम बता सकते हैं। अगर हम अकेले हैं तो हमारा अगर संबंध किसी दूसरे से नहीं है तो हम बताने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो संबंध का मतलब आप लोग सीधा बताइएगा, सॉरी, कारक का मतलब होता है संबंध या अधिकार। कारक का मतलब संबंध या अधिकार, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको बताऊं, कारक का मतलब संबंध और अधिकार हो गया, तो अब ज़रा क्या करेंगे आप। कारक अगर कोई बोलता है कि कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर बताओगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे आ गया NOUN, नाउन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया संबंध, और यहाँ पे आ गया अधिकार, और यहाँ पे अगर कोई आ गया नाउन 2, नाउन 1 और नाउन 2, यानी एक नाउन जब दूसरे नाउन से, याद रखेंगे दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एक नाउन दूसरे नाउन से और जब दूसरा नाउन अपने पहले नाउन से, यानी जब 2 लोग हो जाएंगे और पहला नाउन दूसरे नाउन से अपना क्या बताए, ठीक है, दूसरे नाउन से अपना रिलेशन बताए, और दूसरे नाउन से अपना क्या करे, दूसरे नाउन से अपना पोसेशन बताए। यानी पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। और रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब डेफिनीशन आप लोग रटो नहीं, आप लोग छोटे नहीं हो, ठीक है, आप लोग बड़े बच्चे हो, तो कॉन्सेप्ट को समझ के और डेफिनीशन खुद से बनाने की काबिलियत अपने अंदर लेकर आइए आप सभी। उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। और कैसे बनाते हैं तो ज़रा मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनीशन कैसे फ्रेम करते हैं। मैंने यहाँ पे नाउन 1 लिखा है, यहाँ पे नाउन 2 लिखा है, 2 हो गया ना, यानी कि 2 लोग होंगे, 2 नाउन होंगे। और जब 2 नाउन अपना संबंध और अपना अधिकार एक दूसरे से बताएंगे तब उसे क्या कहेंगे, हम कारक कहेंगे।
यानी जब कोई नाउन कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध और अधिकार क्या करता है, बताता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। और कारक का मतलब आप लोगों को पता ही है, संबंध और अधिकार। तो जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध बताएगा, अपना अधिकार बताएगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कारक कहेंगे। इंग्लिश में उसको केस कहेंगे। ठीक है। और अगर केस कहेंगे तो जरा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एग्जांपल भी कैसे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए ही इज़, क्या लिख दिया जाए? ही इज़। और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहन, और रोहन पे क्या कर दिया? एपोस्ट्रॉफी, और उसके बाद क्या कर दिया? फादर। ही इज़ रोहन्स फादर। वह रोहन के पिताजी हैं। ये बताओ, यहाँ पे रोहन नाउन 1 है और यहाँ पे फादर क्या है? N2 है। वह रोहन के पिताजी हैं। तो ये बताओ, रोहन और रोहन के पिताजी में संबंध होगा कि नहीं? होगा ना। इसका मतलब है कि एक नाउन ने अपना संबंध किसी दूसरे नाउन से क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो जब दो नाउन आपस में अपना संबंध और अधिकार अगर बताएंगे तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। एक एग्जाम्पल से अगर समझ में नहीं आया हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो ज़रा एग्जाम्पल मैं बदल देता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया मैं दिस इज़, और यहाँ पे अगर रोहन है तो मैं यहाँ पे रोहन ही ले लेता हूँ, रोहन्स, और यहाँ पे क्या आ गया? पेन। दिस इज़ रोहन्स पेन, यह रोहन की कलम है। तो यहाँ पे ये नाउन 1 हो गया और ये आपका नाउन 2 हो गया। ठीक है। दिस इज़ रोहन्स पेन, यह रोहन की कलम है। तो ये बताइए, रोहन और उसकी कलम, तो उस कलम पर किसका अधिकार है? तो उस कलम पर रोहन का अधिकार है। किसका अधिकार है? रोहन का। अगर मैं बोलता हूँ दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है, मतलब इस कलम पर अधिकार किसका है? राइट किसका है? मेरा है। तो ये भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ। इसका मतलब है कि जब कोई नाउन अपना रिलेशन और पोसेशन, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध और अधिकार क्या करेगा? जोड़ेगा, उसी प्रक्रिया को हम कहेंगे कारक। क्या कहेंगे उस प्रक्रिया को? उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कारक। ठीक है। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक बार और से रिपीट करना चाहूँगा, और जितने लोग शुरू से देख रहे हैं वो अपना रिवीजन भी कर लें। अगर कोई पूछता है कि कारक किसे कहते हैं, तो आप सरल शब्दों में बताएंगे कि कारक का मतलब होता है संबंध और अधिकार। मतलब जब दो लोग आपस में अपना संबंध और अधिकार अगर बताएंगे तो उसे ही हम कहेंगे कारक, और कोई ना कोई विधि लगाकर जरूर बताएंगे। यानी जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध और अधिकार अगर बताता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कारक। समझ गए? ये एक नाउन ने दूसरे नाउन से अपना संबंध बता दिया, एक नाउन ने दूसरे नाउन से अपना अधिकार बता दिया। अब ज़रा बात करते हैं कि कारक का केवल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। कारक का क्या पढ़ा? कारक का हम लोगों ने आज केवल डेफिनेशन पढ़ा कि कारक होता क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कारक होते कितने प्रकार के हैं, तब क्या बताएंगे आप? तो मैं ज़रा आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि कारक किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो कारक किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने बता दिया। अगर कोई पूछता है कि कारक के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताओगे? तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कारक को, अब आप पूछेंगे कि सर कारक 4 प्रकार के होते हैं, कारक 4 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कारक को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कारक कितने होते हैं? अगर हिंदी का कारक आप पढ़ोगे तो हिंदी के व्याकरण में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन यहाँ पे कारकों की संख्या 8 नहीं पढ़नी है आपको। अगर जनरली अगर बुक में ढूंढेंगे तो आपको केस की संख्या 4 मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे 4 नहीं, हम लोग पूरा केस डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पे कोई यूट्यूब पे हड़बड़ी तो है नहीं कि जल्दी भागम भाग करना है। अरे भागम भाग क्लास में तो कर ही रहे हैं, आप कम से कम यहाँ पे आराम से पढ़ने की कोशिश करिए, एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए कि आप डिटेल में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, केस जो होते हैं वो 4 प्रकार के नहीं होते हैं, मैंने जानबूझ के इस स्टाइल में बनाया है। अगर मैं बोलूं कि पहला जो प्रकार होता है, पहले प्रकार को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। और ये जो नॉमिनेटिव केस होता है, इसका एक और नाम होता है जिसको आप लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस।
तो पहला जो आ गया उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, दूसरा आ गया उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो ये अलग अलग नहीं हो गए, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। दूसरा इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डेटिव केस। कौन सा केस बोलेंगे आप? इसको आप डेटिव केस के नाम से जानेंगे। यानी एक बार मैं और आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस है वही सब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस को दूसरे शब्दों में आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हो, जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव केस को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? डेटिव केस कह सकते हो। लेकिन ये मत मान लेना कि ये दोनों है तो सब्जेक्ट ही, लेकिन नॉमिनेटिव केस में और यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव केस में, दोनों केस में फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव और डेटिव दोनों एक ही है, दोनों ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है। ये सारा अंतर मैं डिटेल एक एक करके आपको बताऊंगा। तीसरा जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं पॉजेसिव केस। और ये जो पॉजेसिव केस है इसको बोलते हैं जेनेटिव केस। कौन सा केस बोलना है इसको? इसको बोलते हैं जेनेटिव केस। ठीक है। अब पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों एक होते हुए भी दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है, अब जब इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है। चौथा जिसको आप लोग बोलते हैं वोकेटिव केस। कौन सा केस बोलते हैं दोस्तों? वोकेटिव केस। और ये जो वोकेटिव केस होता है, इस वोकेटिव केस को बोलते हैं नॉमिनेटिव। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ, इसको बोलते हैं एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो ये आपका कौन सा नाउन हुआ? ये कौन सा केस हुआ? ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा हुआ, और ये आपका कौन सा हुआ? चौथा। ये 4 केसेस हो गए। तो इन 4 केसेस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, इन चारों का नाम आपको अक्सर किताब में मिल जाएगा। अक्सर आप जो भी बुक्स रखे होंगे उसमें आपको इसका नाम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, जेनेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ये आपको मिलने वाला नहीं है। अगर मिलने वाला नहीं है तो मैं कुछ और भी काम करूंगा जिससे आपको एडिशनल जानकारी मिले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5वें केस की। किसके बारे में बात करेंगे? 5वें केस की। और 5वां केस क्या होता है? तो 5वां केस होता है दोस्तों नॉमिनेटिव। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनेटिव। और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये 5वां नाम हो गया। अभी ये होता क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन पहले इसका फंक्शन जान लो, इसका स्ट्रक्चर जान लो कि हाँ ये होता क्या है। अगर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आ गया तो यहाँ पे 5वें केस के बाद अब ज़रा हम बात करते हैं 6वें केस की। और वो क्या होता है? तो वो बोलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है तो ज़रा इसका एक और पार्ट है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बेहद ही, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो केस का 7वां पार्ट है, ठीक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नाउन, उसको बोलते हैं इन, यहाँ पे बोलते हैं ए, उसके बाद बोलते हैं केस ऑफ, उसके बाद बोलते हैं एपोजिशन। क्या बोलते हैं? नाउन इन ए केस ऑफ एपोजिशन। तो ये टोटल मिला के आपके, अगर मैं बोलूं कि केस के टोटल टाइप्स कितने होते हैं, तो आपके टोटल टाइप्स कितने होते हैं? केस के 7 टाइप्स होते हैं। आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि केस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जो केस होते हैं, केस का मतलब होता है कारक, और कारक का मतलब सीधे शब्दों में आप समझ सकते हो संबंध या अधिकार। संबंध या अधिकार। और जो संबंध और अधिकार को बताए, यानी कि जब दो लोग आपस में अपना संबंध और अपना अधिकार एक दूसरे से बताएंगे तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। उसके बाद आपको मैंने बताया कि केस के टाइप्स कितने होंगे। केस के टाइप्स कितने होंगे? तो केस के टाइप्स बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन केस का जो कंप्लीट टाइप होता है वो कितना होता है? 7 टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। उसमें कौन कौन सा है? पहला, जिसको आप लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से जानेंगे, और नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस।
दूसरा ऑब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं, डेटिव केस। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस को ही क्या बोलते हैं हिंदी, दूसरे शब्दों में जेनेटिव केस। वोकेटिव केस और वोकेटिव केस को ही बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब ज़रा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है वही आपका सब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्टिव है वही आपका कौन सा केस है, डेटिव केस है, जो पॉजेसिव केस है वही आपके लिए हमारे लिए जेनेटिव केस है, और जो वोकेटिव केस है वही आपका कौन सा है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। तो है तो दोनों सेम, लेकिन फिर भी इनके यूज़ में क्या है, अंतर है। और वो क्या अंतर है, जब एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊँगा तब जाके बताऊँगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर रहे हैं तो लिखे, और लिख के जहाँ पे पढ़ रहे हो कहीं किसी से पूछिए कि इन सारे केसेस का नाम सुना है, तो बोलेगा कि नहीं। अभी वो तो छोड़िए, अगर मैं कहता हूँ कि सब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, जेनेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अगर ये पूछेंगे तो 100 में से अगर इक्का दुक्का अगर लोग बता पाएँ तो बता पाए, नहीं तो वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप आराम से विश्वास करिए, ठीक है, रेगुलर पढ़िए, किताब से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, जब आप पहले किसी पे ट्रस्ट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पे ट्रस्ट ही कर लीजिए, आप पहले 2-4 दिन का समय लीजिए, पढ़िए, और आपको उस समय लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, इसके जो कंटेंट हैं उसमें दम है। भले ही अभी मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी आ जाएगी थोड़े दिनों में, तब आपको लगने लगेगा कि हाँ अभी मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है, ज़्यादा मैं पुराना नहीं हूँ इस फील्ड पे, क्योंकि हम लोग को ऑफलाइन से फुर्सत नहीं मिली, लेकिन अब समय आ गया है कि हम भी अपने आप को ग्लोबल करें, ग्लोबल लेवल पे ले जाएं। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उसी काम में आप लोगों की हेल्प चाहिए। और हेल्प मैं आपसे केवल आपका समय मांग रहा हूँ, थोड़ा सा, आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। आप समय दीजिए, आप पढ़िए, कंपैरिजन करिए कि जहाँ जहाँ पे आप पढ़ रहे हो कहीं यूट्यूबर से पढ़ लो और देखो कि ये सारा चीज़ वो कॉन्सेप्ट दे पाता है कि नहीं, फिर आप लोग जुड़िए, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, पहले आराम से इसको लिखिए, फिर मैं वापस आता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, इसका नाम याद रखेंगे। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, पढ़ाते पढ़ाते इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है, अगर आप जितना जानते हो, अगर आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा हूँ, अगर एडिशनल नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, अगर बढ़ा के दे रहा हूँ, तो इन कमिंग फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अपना पहले वाला नॉलेज का इस्तेमाल मत कीजिए, उसको जो जहाँ पे था उसको छोड़ दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस नॉलेज को याद रखिए, तब उसके सामने रखिए। इसको पढ़ के भूल जाएंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब इसको याद रखेंगे, पिछला क्या करेंगे, भूल जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा भूल जाओ, अपनी जो भी नॉलेज है उसमें उसको एडिशनल जोड़ते चले जाओ, क्या फ़र्क है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों ने केस का टाइप्स लिख लिया तो ज़रा अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। और अगर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे तो उसमें हमको करना क्या है, उसमें हमको करना क्या है? सबसे पहला कि हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर पहले केस की अगर बात करें हम, तो पहला जो केस आएगा वो आएगा नॉमिनेटिव। क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और दूसरा आएगा, इसी को मैं पहला बना लेता हूं, यहां पे आएगा सब्जेक्टिव केस। ये दोनों हो गए भाई। और अगर ये दोनों हो गए तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर नॉमिनेट, बहुत सारे लोग होंगे जो नॉमिनेटिव का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। केस का मतलब तो कारक हो गया, लेकिन नॉमिनेटिव का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब समझ पा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट का मतलब अगर समझ पा रहे होंगे तो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। और केस का मतलब क्या होता है? कारक। कर्ता कारक, इसका मतलब है कि यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। यह किसका काम करता है? यह सब्जेक्ट का कार्य करता है।
किसका काम करेगा? तो यह आपके और हमारे यानी हम सबके लिए किसका काम करेगा? ये सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस, जब ये दोनों ही सब्जेक्ट का काम करेंगे तो ये बताइए कि नॉमिनेटिव केस में और सब्जेक्टिव केस में फिर फ़र्क क्या है, अंतर क्या है उसमें? तो नॉमिनेटिव केस की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 7 होती है। नॉमिनेटिव केस की जो संख्या होती है वो 7 होती है, लेकिन 7 तो होगी, पता नहीं कितनी होगी। पहले होगा क्या? नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? तो जो सब्जेक्ट का काम करता है, यह सब्जेक्ट का काम करता है, यानी नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का ही काम करता है। यानी ये दोनों ही केस हर हालत में किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस में केवल प्रोनाउन काम करता है। कौन काम करता है? प्रोनाउन काम करता है। जब भी आप नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे तो नॉमिनेटिव केस में कौन काम करेगा? तो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन काम करेगा। और अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो इसमें केवल नाउन काम करेगा। इसमें केवल नाउन काम करेगा। अब देखिए जरा, अगर मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आ जाइए। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में फ़र्क क्या होता है? तो नॉमिनेटिव केस में केवल प्रोनाउन काम करता है, जबकि सब्जेक्टिव केस में कौन काम करता है? नाउन काम करता है। नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन काम करता है और सब्जेक्टिव केस में कौन काम करता है? नाउन। और नॉमिनेटिव केस में काम कौन करेगा? प्रोनाउन। बस इतना फ़र्क है, ठीक है। अब ज़रा मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने लिखा है कि यहाँ पे इसकी संख्या 7 होती है, अगर इसकी संख्या कितनी होती है? 7, तो मैं आपको बता दूँ कि नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे पहला नंबर होता है आई का, दूसरा किसका होता है? वी, तीसरा कौन होता है? यू, ये होता है सी, ठीक है, ये होता है 8 और ये कौन होता है? THEY, दे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी नॉमिनेटिव केस में केवल यही सातों लोग, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये लाइफ में जब भी काम करेंगे, पूरे ग्रामर में जब भी काम करेंगे, ये हमेशा किसका काम करेंगे? नॉमिनेटिव केस का। और नॉमिनेटिव केस को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग क्या बोलेंगे? NC। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? SC। SC का मतलब सब्जेक्टिव केस। तो बस इतना फ़र्क है, बस इतना जानो कि नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन होता है और सब्जेक्टिव केस में नाउन होता है। समझ गए? आपको आ गया समझ में? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए I am, उसके बाद आगे SERVING, आई एम सर्विंग माई नेशन। आई एम सर्विंग माई नेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आई कौन सा केस है? आई कौन सा केस है? तो आई क्या है? प्रोनाउन है ना। अगर प्रोनाउन होगा तो कौन सा केस होगा? ये आपके लिए होगा NC। NC का मतलब क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। NC का मतलब क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। समझ गई? चलिए, अगर यहाँ पे मैं, ये पहला एग्जाम्पल था, अगर यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लें और यहाँ पे लिख दें रोहन। क्या लिख दें? रोहन। उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया डन हिज ड्यूटी। रोहन हैज़ डन हिज ड्यूटी। रोहन अपना काम पूरा कर चुका है। अब ये बताओ, रोहन है ना, तो रोहन आपका यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो रोहन क्या है? नाउन है। और सब्जेक्टिव केस के रूप में काम कौन करता है? तो सब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन काम करेगा। ये बताओ, दोनों तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हैं। अगर आप आई की बात करोगे तब, यहाँ पे रोहन की बात करोगे तब, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। ये दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट होते हुए भी दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है कि यहाँ पे आई किसका काम करेगा? नॉमिनेटिव केस का, जबकि यहाँ पे रोहन काम किसका करेगा? सब्जेक्टिव केस का। ये अंतर है। आई बात समझ में? अगर ये आ गया हो तो फिर से मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट लें या जो लिख रहे हैं उसको लिख लें, मैं फिर आता हूँ वापस। लिख लिए? चलिए, अगर ये लिख लिया आप लोगों ने तो मैं ज़रा 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ, ठीक है? 1-2 एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ।
देखिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तीसरा ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दे, यहाँ पे आ गया गो टू, उसके बाद आ गया स्कूल, उसके बाद आ गया एवरी डे। दे गो टू स्कूल एवरी डे, सेंटेंस करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एनसी कौन सा, यहाँ पे दे कौन सा जेंडर है, तो आप बताओगे कि दे तो प्रोनाउन है ना। अगर दे प्रोनाउन है इसका मतलब है कि यह सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम किसका करेगा, नॉमिनेटिव केस होगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है बल्कि क्वेश्चन ऐसे आ गया, उसके बाद आ गया द बॉयज़ आर, उसके बाद आ गया रीडिंग, द बॉयज़ आर रीडिंग, और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, इंग्लिश। बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, और हेल्पिंग वर्ब के जो लेफ्ट में आता है वो हमारा काम किसका करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इसी वजह से चूंकि ये सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पे एनसी नहीं बल्कि यह क्या होगा, एसटी होगा। यानी दोनों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट होते हुए भी एक प्रोनाउन है तो नॉमिनेटिव केस कहलाया, और एक नाउन है इसका मतलब क्या कहलाया, सब्जेक्टिव केस कहलाया। बस फ़र्क इतने का है। अगर फ़र्क इतने का है तो एक ज़रा और एग्जाम्पल लेते हैं, पांचवा, और उसके बाद आ गया वी, उसके बाद आ गया रीड द न्यूज़पेपर। वी रीड द न्यूज़पेपर, हम क्या करते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे पढ़ते हैं ये वर्ब हो गया, तो ये बताओ वर्ब के पहले जो आएगा क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा ना। तो ये बताओ ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन होने की वजह से यह काम किसका करेगा, एनसी का करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन ले लिया जाए, शीला कौन आ गई, यहाँ पे आ गया शीला, उसके बाद आ गया READS रीड्स, उसके बाद आ गया द न्यूज़पेपर, शीला रीड्स द न्यूज़पेपर। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो यहाँ पे वी की जगह पे शीला आ गई ना, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में चूंकि नाउन है इस वजह से यह एनसी नहीं कहलाएगा बल्कि यह क्या कहलाएगा, एससी कहलाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ा हुआ चैप्टर है। इसको आपको आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, एकदम आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से सीखने की कोशिश करिए। समझ गए? तो आज का क्लास मैं इतने पे स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एक करके सारी चीज़ें वो आपको दी जाएँ जो आपको देनी चाहिए। आज आप लोगों ने पढ़ा कि केस होता क्या है, केस किसे कहते हैं, ठीक है। तो केस का मतलब संबंध और अधिकार होता है। दूसरा, मैंने केस के टाइप्स पढ़ा दिए, तो केस के टाइप्स जो होते हैं वो 7 टाइप्स होते हैं, एक का 2 नाम होता है, मैंने ये भी पढ़ा दिया। और तीसरा टॉपिक आपने ये पढ़ा कि नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में फ़र्क क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन काम करता है, जबकि सब्जेक्टिव केस में केवल नाउन काम करता है। तो इन बातों का आप बाकायदे ख्याल रखेंगे। कल की क्लास, आज की क्लास से आगे की क्लास स्टार्ट होगी तो हम केवल ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस और ऑडिटिव केस में फ़र्क क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास इतने पे स्टॉप करते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर पढ़िए। वीडियो क्लास जब से शुरू होती है 8 बजे से लेके और जितने बजे तक चले तब तक शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, कम से कम समझ में आए कि आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लास्ट में आप लाइक करना, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।